पुराने समय की बात है। समुद्र के किनारे फैली विशाल पर्वतमाला पर बसा था सुजानगढ़ राज्य, जिस पर राजा जयंत का राज था। एक दिन राजा जयंत समुद्र के पास भ्रमण कर रहे थे कि उन्होंने देखा एक युवती समुद्र के किनारे बेहोश पड़ी हुई है। जब उन्होंने उसे पास जाकर देखा तो कहा, इतनी सुंदर युवती, यह तो अप्सराओं के समान सुंदर है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे उठाकर महल में ले चलो। आदेश का तुरंत पालन हुआ। ऐसी सुंदरता आज तक कहीं नहीं देखी मैंने। तभी महारानी मालविका कक्ष में आई और बोली, महाराज, कौन है यह? इसका परिचय तो नहीं जानता मैं, पर जल्द ही इससे तुम्हारा एक नया संबंध बनने वाला है। मेरा संबंध? हाँ महारानी, और वह संबंध है सौत का संबंध। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ महारानी, मैं इस सुंदरी से विवाह करने वाला हूँ। लेकिन महाराज, आप अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। कहाँ आप और कहाँ यह युवती? महारानी, प्रेम करने के लिए उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हमें इस सुंदरी से प्रेम हो गया है, इसलिए हम इससे ब्याह करके ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। महाराज, आप जिसे प्रेम का नाम दे रहे हैं वह प्रेम नहीं, वासना है। यह युवती आपकी बेटी के समान है। खामोश महारानी, अब और आगे बोली तो ठीक नहीं होगा। जाती हूँ महाराज, पर कहे जाती हूँ, आप जो करने की सोच रहे हैं वे सरासर गलत है। यह कहकर मालविका बाहर निकल गई। मैं कैसे इस सुंदरी से विवाह करने का विचार छोड़ दूं? ऐसा करना तो सरासर मूर्खता होगी। धीरे धीरे युवती को होश आ गया और वे बोली, मैं कहाँ हूँ? सुंदरी, तुम सुजानगढ़ के महल में हो और मैं सुजानगढ़ का राजा जयंत हूँ। लेकिन मैं यहाँ आई कैसे? मैं तो समुद्र में, तुम्हें समुद्र तट पर से मूर्छित अवस्था में हमारे आदेश पर यहाँ लाया गया है। ओ महाराज, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अगर आप मुझे यहाँ ना लाते तो समुद्र की लहरें मुझे पुनः बहाकर समुद्र में ले जाती और तब मेरा बचना मुश्किल था। लेकिन इस अवस्था तक तुम पहुँची कैसे? अपनी एक जिद के कारण। जिद के कारण? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, मैं समुद्र के उस पार बसे राज्य दीमापुर की राजकुमारी दामिनी हूँ। ओह, तो तुम राजकुमारी हो? हाँ महाराज, मुझे समुद्र में नौकायन पर निकलना बहुत अच्छा लगता है। 5 दिन पहले अपने पिताजी महाराज से जिद करके मैं अकेली नौका में बैठ समुद्री यात्रा पर निकली थी। ओह, बड़ी साहसी हो तुम। क्या खाक साहसी हूँ महाराज मैं। बीच समुद्र में मेरी नौका समुद्री तूफान में फंस गई और लहरों के विशाल थपेड़ों की चपेट द्वारा बहती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची। तुम्हारी ये साहसिक यात्रा हमारे लिए बहुत शुभ सिद्ध हुई है। वह कैसे महाराज? हमें तुम जैसा हीरा जो हाथ आ लगा है। ना तुम इस यात्रा पर निकलती, ना मुझे मिलती। मैं आपका आशय नहीं समझी महाराज। दामिनी, जितनी सुंदर तुम हो उतनी ही भोली भी हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने वाला हूँ राजकुमारी। क्या? हाँ दामिनी, जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे रूप ने मेरे होशो हवास छीन लिए हैं। अब मेरे होशो हवास तुम ही वापस ला सकती हो मुझसे शादी करके। महाराज, इस प्रस्ताव को मेरे सामने रखने से पहले आप अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते। एक बेटी की उम्र की युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा है आपने। छी छी, धिक्कार है आप पर। दामिनी, हमें जो चाहे कह लो, पर अब हम तुम्हें पाकर ही रहेंगे। हम अभी जाकर विवाह की तैयारी करवाते हैं। नहीं नहीं, ये विवाह कभी नहीं होगा। देखता हूँ कैसे नहीं होता है यह विवाह। महाराज, जिद न करें, वरना क्या? वरना मैं इस खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। हिम्मत है तो कूद कर दिखाओ। जान खोना
इतना आसान नहीं है दामिनी। ठीक है, कहीं सचमुच ही ये समुद्र में ना कूद पड़े। दामिनी खिड़की के पास जाने लगी और महाराज बोले, दामिनी रुक जाओ। दामिनी नहीं रुकी और उसने खिड़की से कूदकर छलांग लगा दी। ओह, दामिनी जलपोत में जा गिरी। अवश्य ही ये जलपोत दीमापुर से दामिनी की खोज में निकला होगा। हाथ आई ये रूपसी इस प्रकार चंगुल से निकल जाएगी, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। दूसरी ओर जलपोत के एक कक्ष में एक युवक बैठा था और उसने कहा, यह किसके गिरने की आवाज हुई है। वह कक्ष से बाहर आया तो उसने देखा एक युवती जलपोत पर गिरी हुई थी। ओह, ये युवती जलपोत पर कहां से आ गई? मूर्छित लगती है। वह उसे उठाकर अपने कक्ष में ले आया। पता नहीं कौन है ये। यह जो भी हो, पर एक बात समझ नहीं आ रही कि यह बीच समुद्र में जाते जलपोत पर आखिर आई कहां से। उधर सुजानगढ़ के महल में रानी बोली, चलो अच्छा हुआ जो उस सुंदरी ने समुद्र में छलांग लगा दी। अगर वह ऐसा ना करती तो महाराज जयंत उससे अवश्य ही विवाह रचाकर ही रहते। इधर राजा जयंत बोले, दामिनी इस प्रकार मेरी कैद से छूटकर भाग गई तो क्या हुआ? मैं दीमापुर पर चढ़ाई करके उसे उठाकर ले आऊंगा और विवाह करूंगा। उसी समय महाराज ने सेनापति रावल को बुलवाया और कहा, सेनापति सारी सेना को तैयार करो, हम अभी समुद्र पार दीमापुर राज्य पर हमला करने जाएंगे। लेकिन सेना समुद्र पार कैसे जा सकती है महाराज? जलपोतों पर सवार होकर। तुम चिंता मत करो सेनापति। जब इस बात की सूचना महारानी मालविका को मिली तो वह बोली, महाराज यह क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? इतनी बड़ी सेना जलपोतों के द्वारा कैसे समुद्र पार कर सकती है? महारानी तुम देखना, हमारी सेना जलपोतों में समुद्र भी पार करेगी और दीमापुर पर विजय हासिल करके दामिनी को भी साथ लेकर आएगी। महाराज मान जाओ और दामिनी का विचार अपने मन से निकाल दो। इसी में आपकी और राज्य की भलाई है। महारानी अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, जो हमारे मन में आएगा वही हम करेंगे। काश आप मेरी बात मान जाते महाराज। राजा का आदेश मिलते ही सेना समुद्र पर एकत्र होने लगी। जब जलपोत काफी दूर समुद्र में निकल गए तो महाराज ने देखा, ओह, सबसे आगे वाला जलपोत भंवर में फंसकर डूब रहा है। देखते ही देखते भंवर ने जलपोत को निगल लिया। यह तो गजब हो गया। हमारे सैनिकों सहित जलपोत डूब गया। बेचारे सैनिक बेवजह मारे गए। तभी एक दूसरा जलपोत जयंत के जलपोत के समीप आया। महाराज, एक जलपोत का हश्र आप देख ही चुके हैं। अब अन्य जलपोतों के लिए क्या आदेश है? क्या जलपोत आगे बढ़ाए जाएं? नहीं सेनापति, आगे खतरा है। सभी जलपोतों को वापस सुजानगढ़ मोड़ लो। और महाराज की यह योजना असफल सिद्ध हुई। सुजानगढ़ वापस आने पर भी हर समय महाराज यही सोचते रहते, दीमापुर तक सेना सहित कैसे पहुंचा जाए। एक दिन महाराज अपने सेनापति से बोले, क्यों ना समुद्र पर एक पुल बनाया जाए। उस पर होकर बड़ी आसानी से समुद्र के उस तट तक पहुंचा जा सकता है। उसी समय महाराज ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और कहा, हम चाहते हैं कि समुद्र तट पर एक पुल का निर्माण किया जाए। यह कैसे संभव हो सकता है महाराज? क्यों संभव नहीं हो सकता है यह? क्या रामचंद्र जी की कथा तुमने नहीं सुनी है? उन्होंने तो लंका तक समुद्र पर पुल बनवाया था और मैं समझता हूँ कि हमें भी एक ऐसे ही पुल का निर्माण करवाना चाहिए। लेकिन महाराज, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मुझे पक्का यकीन है
कि अगर सब लोग मेहनत और लगन से पुल के निर्माण में जुट जाएं, तो ऐसे पुल का निर्माण हो सकता है और फिर समुद्र में लाख तूफान आने पर भी हम बड़ी आसानी से पुल द्वारा समुद्र को पार कर सकते हैं। किसी के कहने सुनने की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। उसी दिन सभी नवयुवकों को पुल निर्माण के कार्य में लगा दिया गया। अब हमारे बुरे दिन आ गए लगता है, और नहीं तो क्या। इस प्रकार क्या पुल बन सकता है? महाराज की बात की अवहेलना करने का साहस तो किसी में भी नहीं है। एक दिन राजा जयंत पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने समुद्र के पास पहुंचा और बोला, यह पुल बन रहा है। तट से समुद्र में आगे की तरफ पत्थरों के ढेर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। दिन बीतते गए पर पुल निर्माण का कार्य तनिक भी प्रगति ना कर सका। यह देख राजा बोला, अगर पुल ना बन सका तो मैं तुम सब लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। कई आदमियों ने उसे समझाना चाहा कि महाराज, पुल निर्माण का विचार त्याग दें। महाराज बोले, तुम हमारी योजना को सफल होते हुए नहीं देखना चाहते। हम तुम्हें समुद्र में गिराकर मारने का हुक्म देते हैं। और फिर छपाक की आवाज आती है, देख लो, हमारे विरुद्ध बोलने वाले का यही हश्र होगा। पुल निर्माण का कुछ कार्य थोड़ी आगे बढ़ता भी है तो समुद्री तूफान सारा पुल तोड़ देता है। पुल निर्माण कार्य से राजा के बाकी सब काम ठप होकर रह गए। राजा जयंत ने राज कार्य में ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। सारा दिन वे समुद्र तट पर खड़ा पुल के निर्माण कार्य को देखता रहता। लगता है महाराज की मति मारी गई है। पुल निर्माण के नाम पर महाराज ने प्रजा पर नए नए कर लगाकर प्रजा की कमर तोड़ दी है। अगर कुछ दिन और यह सब चलता रहा तो हमें विद्रोह करना पड़ेगा। उधर दूसरी ओर राजकुमारी बोली, मैं कहाँ हूँ? आज पूरे 1 महीने बाद तुम्हें होश आया है। तुम कौन हो? समुद्र में जाते हमारे जलपोत पर तुम कहाँ से आई थी? मैं दीमापुर राज्य की राजकुमारी दामिनी हूँ। दुर्भाग्य से मैं सुजानगढ़ के दुराचारी राजा जयंत के हाथों लग गई थी। उसी से छुटकारा पाने के लिए मैं समुद्र में कूदी थी। सारी बात जानकर वह युवक बोला, इसका मतलब तो यह हुआ कि खिड़की से कूदकर तुम मेरे जलपोत पर आ गिरी थी। ऐसा ही हुआ होगा। अब तुम क्या चाहती हो राजकुमारी दामिनी? पहले मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस समय मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? मैं विक्रांत नगर का राजा विक्रांत हूँ और इस समय तुम मेरे ही नगर में हो दामिनी। राजन, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। मैं राजा जयंत से अपने अपमान का बदला लेना चाहती हूँ। ठीक है, उससे बदला लिया जाएगा, लेकिन कैसे? उस पर आक्रमण करके। ठीक है, पर मैं भी तुम्हारे साथ उस युद्ध में भाग लूंगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तब सुरंग के रास्ते से विक्रांत नगर की विशाल सेना राजा विक्रांत व दामिनी के नेतृत्व में सुजानगढ़ की ओर चल दी। दूसरी ओर महाराज, राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका है। समझ लो जैसे बिल्ली ने मलाई का बर्तन चाटकर छोड़ दिया हो। खामोश, हम कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। जैसे भी हो, हमें पुल निर्माण के लिए धन मिलना ही चाहिए। पुल के निर्माण कार्य के लिए धन एकत्रित करने के लिए और कोई रास्ता ना था। अतः राजा जयंत के आदेश पर सैनिकों ने रात के अंधेरे में सुजानगढ़ के लोगों को लूटना प्रारंभ कर दिया। रानी मालविका यह सब देखकर बहुत दुखी थी। हे प्रभु, महाराज को सद्बुद्धि दो। इधर विक्रांत नगर की सेना सुजानगढ़ की ओर बढ़ती चली आ रही थी। जल्द ही इस सेना ने सुजानगढ़ से कुछ ही दूरी पर पड़ाव डाल दिया। राजा विक्रांत बोले, गुप्तचर, सुजानगढ़ पर हमला करने से पहले हम उसकी सैन्य शक्ति के विषय में
जानकारी हासिल करना चाहते हैं। जी महाराज, जल्द ही मैं आपको सारी जानकारी लाकर देता हूँ। गुप्तचर उसी समय सुजानगढ़ की ओर चल दिया। सांझ होने पर जब वे गुप्तचर पड़ाव पर वापस लौटा तो बोला, महाराज, सूचना अच्छी ही मिली है, तो बताओ जल्दी, वे अच्छी सूचना क्या है? राजा जयंत समुद्र पर पुल बनाने में इतना डूबा हुआ है कि उसे प्रजा के हितों का भी होश नहीं है। सैनिक प्रजा पर जुल्म ढा रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं। ओह, तब तो निश्चय ही सुजानगढ़ के लोग विद्रोह पर उतारू होना चाहेंगे। महाराज, आपका सोचना ठीक ही है। सुजानगढ़ की प्रजा के अंदर ही अंदर विद्रोह की चिंगारियां सुलग रही है। बस उन चिंगारियों को हवा देने की देरी है। रहा सवाल सुजानगढ़ की सैन्य शक्ति का, वह तो छिन्न भिन्न हो गई है नेतृत्व के अभाव में। यह तो वाकई ही हमारे लिए शुभ सूचना है। राजन, यह अच्छा मौका है सुजानगढ़ पर आक्रमण करने का। तुम ठीक कह रही हो दामिनी, आज ही रात को हमला होगा। और उसी रात को सेना ने सुजानगढ़ पर आक्रमण बोल दिया। उधर महल में जब महारानी ने ये हमला होते हुए देखा तो वे महाराज से बोली, उठिए महाराज, दुश्मन ने राज्य पर हमला बोल दिया है। हड़बड़ाकर राजा उठा और बोला, महारानी, क्या बोल रही हो? दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है। तो राजा ने खिड़की से बाहर की ओर देखा और बोले, यह तो सचमुच ही हमारे राज्य पर हमला हो गया है। राजा ने झट से दीवार में बना गुप्त द्वार खोला और उसमें जाने लगे। महारानी बोली, रुक जाओ महाराज, कायरों की तरह इस प्रकार मुंह छिपाकर जिम्मेदारी से ना भागो। राजा जयंत ने रानी मालविका की पुकार नहीं सुनी और सुरंग में दौड़ता चला गया। अंत में वे एक गुफा में जा पहुंचा और बोला, यहाँ दुश्मन नहीं आएगा। यहाँ इस जगह मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। इधर विक्रांत व दामिनी राजा जयंत की खोज में महल तक पहुँच गए। जब वे राजा जयंत के कक्ष में पहुँचे तो महारानी से बोले, कहाँ है राजा जयंत? वे भाग गए। ओह, सारे किए धरे पर पानी फिर गया। बेटी, अगर मैं धोखा नहीं खा रही हूँ तो तुम राजकुमारी दामिनी ही हो ना? हाँ, मैं दामिनी ही हूँ। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें राजा जयंत तक पहुँचाती हूँ। मालविका उन दोनों को लेकर गुप्त दरवाजे में घुस गई। जल्द ही वे अपने गंतव्य तक पहुँच गए। दामिनी तुम? हाँ राजा जयंत, मैं आज अबला नहीं बल्कि सबला बनकर तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने आई हूँ। तो तुमने हमारे राज्य पर आक्रमण किया था? हाँ, दामिनी ने हमारे साथ मिलकर तुम्हारे राज्य पर आक्रमण किया है। मैं विक्रांत नगर का राजा विक्रांत हूँ। अब तुम मेरे बंदी हो। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। आदेश का तुरंत पालन हुआ। इसे इसकी प्रजा के सामने ले चलो। राजा जयंत को उसकी प्रजा के सामने रखा गया। अब बताओ राजा जयंत, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए? राजा जयंत चुप खड़ा रहा। राजा विक्रांत बोला, पत्थरों का पुल बनाने के चक्कर में तुमने प्रजा की आस्था वो विश्वास के पुल तोड़ डाले हैं। आज उसी की सजा तुम्हें इस रूप में मिल रही है। तुम्हारे लिए यही सजा काफी है। राजा विक्रांत, मुझे मेरी गलती समझ में आ रही है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। यह कहकर राजा ने अपनी तलवार निकाली और अपना गला काट लिया। यह देख उनकी पत्नी मालविका और उनका पुत्र बहुत दुखी हुए। जयंत ने एक हिचकी ली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दामिनी बोली, राजा जयंत, हम तुम्हें सजा तो देना चाहते थे, पर मौत की सजा नहीं देना चाहते थे। इस घटना के पश्चात विक्रांत ने युवराज हेमंत को सुजानगढ़ का उत्तराधिकारी बनाया और उसके बाद वे राजकुमारी दामिनी से बोला,
अब आप क्या चाहती हो दामिनी? अब मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। विक्रांत नगर पहुंचकर विक्रांत ने दामिनी से विवाह कर लिया। तत्पश्चात वे दोनों दीमापुर दामिनी के माता पिता से आशीर्वाद लेने गए। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। वे चारों बहुत गरीब थे। भीख मांग मांग कर किसी तरह जीवन गुजारते थे। रोज चारों भीख मांगने निकल जाते। जो मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालते। बहुत कष्टों में उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन चारों ने सोचा कि इस तरह घर घर भीख मांग कर कब तक जीवन चलेगा। क्यों न राजा के पास जाकर भीख मांगी जाए। राजा जो देंगे उससे निश्चित हमारे जीवन में कोई अभाव ना रहेगा। लेकिन राजा के पास जाकर उनसे भद्रता पूर्वक ठीक ठाक बात करनी पड़ेगी। परंतु वे चारों तो गंवार थे। जो बोलना चाहिए वह ना बोल कुछ और बोल देने से तो राजा नाराज हो जाएंगे और उन्हें धक्का दिलवाकर बाहर निकाल देंगे। राजा से क्या बोला जाए, ये सोचते सोचते चारों राजा से मिलने चल पड़े। चलते चलते उन लोगों ने देखा कि एक मोटा चूहा मिट्टी खोदकर बिल बना रहा है। उसे देखकर एक मित्र चिल्ला उठा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलकर भीख मांगूंगा, यह मुझे समझ में आ गया। अन्य मित्रों ने उससे पूछा, क्या बोलेगा राजा को? उसने कहा, राजा को कहूंगा, देखिए देखिए मिट्टी खोदे खपाखप। ये सुनकर बाकियों ने सोचा कि हमारी समस्या का हल तो हुआ नहीं। कुछ और आगे चलने पर उन लोगों ने देखा कि एक मेंढक जोर से उछला। यह देखते ही दूसरा मित्र चिल्ला उठा, मिल गया, मिल गया। राजा को क्या बोलूंगा, यह मिल गया। बाकी सभी ने पूछा, क्या बोलेगा? उसने कहा, बैठ गया है धपाधप। 2 मित्रों की समस्या दूर हो गई थी। बाकी के दोनों मित्र चलते चलते ध्यान पूर्वक रास्ते के दोनों ओर देखते हुए जा रहे थे। अचानक उनकी नजर एक सूअर पर पड़ी। वह कीचड़ में लोट-पोट हो रहा था। यह देख एक मित्र उछल पड़ा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलना है, यह पा गया। सभी ने उत्सुकता से पूछा, क्या बोलना है, हमें भी बताओ। उसने कहा, मैं कहूँगा, घसते रहो घसाघस, फिर दो पानी। तीनों मित्र की समस्या सुलझ गई। चौथे को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या बोलेगा। चलते चलते वे शहर में प्रवेश कर गए। सड़क के दोनों ओर घर थे। लोग रास्ते में जा आ रहे थे। एक आदमी बहुत तेज गति से शहर की ओर जा रहा था। उसे देखते ही चौथा मित्र बोल उठा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलना है, पा गया। मैं कहूँगा, बड़ा रास्ता छोटी गली, जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। सब अपनी बात को याद करते करते शहर के मुख्य बाजार में पहुँचे। एक सज्जन से उन्होंने सारी बातें एक कागज में लिख देने का अनुरोध किया ताकि वे राजा को अपनी बात बोलने में गड़बड़ा ना जाएं। उस व्यक्ति ने उनका अनुरोध स्वीकार कर उनकी बातें एक कागज पर लिख दी। चारों राजभवन में पहुंचकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। वे इस बात पर खुश थे कि राजा को बोलने का कोई जोखिम नहीं रहा। राजा ने कागज को ध्यान से पढ़ा पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया पर कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ा। चारों मित्रों ने देखा कि राजा मुश्किल में पड़ गए। उनकी लिखी बातें उनकी समझ में नहीं आ रही हैं। उन्हें डर लगा कि कहीं राजा उस कागज पर लिखी बातों को पढ़कर उनसे उनका अर्थ समझाने के लिए ना कह दें। उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता था और डर के मारे वे अपनी अपनी बात भी भूल चुके थे।
फिर उस व्यक्ति ने उस कागज में उन्हीं की कही बातें लिखी होगी, इसकी क्या गारंटी थी। डर के मारे वे वहां से 9-2-11 हो गए। इधर राजा के मंत्री के मन में राजा को मारकर राजगद्दी पर बैठने का पाप जागा। उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने राजा के हजाम एवं एक नायब को अपने षड्यंत्र में शामिल किया। उसने हजाम को कहा कि कल जब तुम राजा की हजामत करने जाओगे तो उसरे से उनका गला काट देना। लोभ में पड़कर हजाम राजी हो गया, लेकिन राजमंत्री ने एक दूसरी योजना भी बना रखी थी। उसने सोचा कि यदि नाई अपने काम में सफल नहीं हुआ तो फिर उसका षड्यंत्र धरा का धरा रह जाएगा, और नाई ने यदि सारा भेद खोल दिया तो वह गिरफ्तार हो जाएगा। यही सोचकर उसने उसी रात राजकोषागार को खाली करने का निश्चय किया। राजकोषागार की देखभाल एवं उसकी रक्षा का जिम्मा जिस नायब पर था उसे मंत्री ने पहले ही अपनी मुट्ठी में कर रखा था। मंत्री ने उसे पटा रखा था कि रात के अंधेरे में कोषागार में सेंध मारकर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपए निकाल लेना। रात होने पर मंत्री और नायब कोषागार की बाहरी दीवार के पीछे सेंध मारने के लिए छिप गए। इधर राजा अपने कमरे में उन 4 मित्रों के दिए गए कागज में लिखी बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। अचानक उनके मुख से निकला, मिट्टी खोदे खपाखप। यह सुनकर मंत्री और नायब चौकन्ने हो गए। उन्हें लगा कि राजा को उनके द्वारा सेंध मारने के षड्यंत्र का पता चल गया है। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। दोनों सेंध मारना छोड़ चुपचाप दीवार से सटकर बैठ गए। इधर राजा ने अपनी धुन में दूसरी पंक्ति पढ़ी। बैठ गया धपाधप। मंत्री और नायब ने सोचा, लगता है राजा ने उनकी चोरी पकड़ ली है। भय से उनकी हालत पतली हो गई। दोनों वहां से भाग खड़े हुए। दूसरे दिन सुबह जब नाई राजा की हजामत करने को आया तब भी राजा उसी कागज को लेकर गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे। योजना अनुसार नाई राजा का गला काटने के लिए उसरे को धार देने लगा। तभी राजा बोल उठा, घसते रहो घसा घस, फिर दो पानी। नाई चौंक उठा। उसने सोचा राजा हजामत से पहले उनके मुख पर पानी लगाने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए जब वह राजा के मुख पर पानी लगाने लगा तभी राजा बोल उठे, जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। नाई को काटो तो खून नहीं। उसने सोचा कि निश्चित रूप से राजा उसकी चाल समझ गए हैं। बचने का कोई उपाय नहीं जानकर वे राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना सारा अपराध स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उसने मंत्री के षड्यंत्र का भी भांडा फोड़ दिया। सब सुनकर राजा ने नायब को आदेश दिया कि मंत्री और नाई को अभी बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया जाए। नायब ने सिपाही को बुलाकर नाई को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तब राजा के मुख से अचानक निकल गया, मिट्टी खोदे खपाखप। यह सुनकर नायब ने सोचा कि यह तो सर्वनाश हो गया। निश्चित रूप से राजा उसके द्वारा सेंध मारने की बात कह रहे हैं। अब तो उसे भी कारागार में जाना पड़ेगा। बिना देरी किए वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपने खिलाफ चलने वाले इतने बड़े षड्यंत्र को जानकर राजा तो भीषण आश्चर्य में पड़ गए। बाहर जाकर कोषागार की दीवार पर सेंध काटने से हुए गड्ढे को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। राजा के आदेश से तीनों अपराधियों को कारागार में डाल दिया गया। राजा ने सोचा
यह तो सामान्य बात नहीं है। इतने बड़े षड्यंत्र की बात उन चारों ने सांकेतिक रूप से उन्हें पहले ही बता दी थी। उस कागज में लिखी बातों के कारण ही तो आज उसके प्राण बच गए, कोषागार लूटने से बच गया। राजा ने उन चारों को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे ताकि उन्हें सम्मानित एवं पुरस्कृत कर सकें। लेकिन चारों मित्र राजा की उस भंगिमा को देखकर इतने डर गए थे कि वे भागकर कहीं चले गए। बहुत दिनों पहले की बात है। चंद्रसेन नाम का एक राजा था। उसके महामंत्री का नाम था गोबूचंद्र। राजा चंद्रसेन अत्यंत आनंदित होकर अपना राजकाज चला रहे थे, लेकिन प्रजा डर डर कर ही जी रही थी। मंत्री भी अत्यंत सहमे सहमे रहते थे। बुद्धि में राजा मंत्री कोई एक दूसरे से कम न थे, लेकिन उनकी बुद्धि की मार से प्रजाजनों के प्राण हलक में अटके रहते थे। दरअसल राजा चंद्रसेन के दिमाग में जब तब उल्टा विचार जन्म लेता और उन विचारों के समाधान का दायित्व मंत्री गोबूचंद्र के कंधे पर पड़ता था। दायित्व से मुकरने का कोई उपाय नहीं था। राजा संभव असंभव कुछ सुनना नहीं चाहते थे। किसी प्रकार की आपत्ति पर ध्यान नहीं देते थे। हुक्म की तामील न होने पर राजा चंद्रसेन जल्लादों को बुलवाकर सूली पर चढ़ाने का आदेश जारी कर देते थे। ऐसे राजा के राज्य में प्रजा के दिन किस प्रकार कट रहे होंगे, ये सहज समझा जा सकता है। नित्य नए डर की छाया में वे जी रहे थे। एक दिन राजा चंद्रसेन ने दरबार में आते ही मंत्री गोबूचंद्र को तलब किया। राज दरबार में हाजिर होने में गोबूचंद्र ने जरा भी देरी नहीं की। हाथ जोड़कर बोला, आदेश कीजिए महाराज। राजा चंद्रसेन ने कहा, सुनो गोबू, आज दरबार में आकर सिंहासन पे बैठते समय देखा मेरे तलवे में ढेर सारी धूल लगी हुई है। मंत्री गोबूचंद्र ने अपनी जीभ को दांत से दबाते हुए कहा, महासर्वनाश, महाराज के पैरों में धूल देख रहा हूँ। धूल का साहस काफी बढ़ गया है। आज पैर में बैठ गई। 2 दिन बाद राजा चंद्रसेन बोले, ठीक कह रहे हो तुम, सिर पर चढ़ जाएगी ये धूल। उन बेअदब धूलों पर रोक लगानी होगी। तुम सारे राज्य से धूलों को हटाओ। 2 दिन में यह काम करना होगा। अगर ना कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। गोबूचंद्र ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उपयुक्त व्यवस्था कर रहा हूँ। मंत्री गोबूचंद्र दरबार से बाहर आया और उसने राज्य के सारे झाड़ूदारों को तलब किया। थोड़ी ही देर में हाथ में झाड़ू लेकर 2000 झाड़ूदार उपस्थित हो गए। गोबूचंद्र ने उन्हें आदेश दिया, सारे राज्य में झाड़ू लगाकर आज ही समस्त धूलों को दूर करो। कहीं धूल का एक कण भी नहीं रहना चाहिए। जो आज्ञा बोलकर 2000 झाड़ूदार तुरंत अपने कार्य में जुट गए। देखते ही देखते पथ, घाट, बाजार, हाट, खेत खलिहान आदि की धूलें आसमान में उठ गई। चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। आंखें खोलकर देखना असंभव हो गया। राज्य की प्रजा की आंखों के सामने अंधकार छा गया। चारों ओर से सिर्फ एक ही स्वर आ रहा था, गया रे, मर गया रे। लेकिन झाड़ूदारों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मंत्री गोबूचंद्र का हुक्म था। इधर अपने महल के बाहर शोर सुनकर राजा चंद्रसेन ने अपनी खिड़की को खोलकर देखा तो वे अवाक रह गए। यह क्या कांड हो गया? रास्ते, मैदान, घर द्वार, पेड़ पौधे सब कहाँ चले गए? ऐसा लगता था मानो धूल के बादलों ने सबको ढक दिया हो। कुछ ही क्षणों में ढेर सारे धूलों ने खिड़की से प्रवेश कर राजा के मुंह, आँख, कानों को
आच्छादित कर दिया। राजा चंद्रसेन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनके दांत कड़कड़ाने लगे। शीघ्र खिड़की को बंद कर अत्यंत गुस्से में पुकारा, गोबूचंद्र। गोबूचंद्र दौड़ा आया एवं हाथ जोड़कर बोला, आदेश कीजिए प्रभु। जोर से गरजते हुए राजा चंद्रसेन ने कहा, तुम्हारे प्रभु की ऐसी की तैसी ये सब क्या शुरू किया है तुमने? तुम क्या अंधे हो गए हो? धूलों के गुब्बार से सब ढक गया है। सब झाड़ूदारों को जल्दी से रोको। गोबूचंद्र ने कहा, तब धूलों का क्या करना होगा महाराज? राजा चंद्रसेन ने कहा, धूल हटाने का उपाय तुम करो। सारे राज्य की प्रजा में इस धूल के कारण हाहाकार मचा हुआ है। गोबूचंद्र ने कहा, ठीक है महाराज, कोई दूसरा उपाय करता हूँ। राजा चंद्रसेन बोले, 2 दिनों के अंदर धूलों को हटाओ, नहीं तो सूली पर चढ़ा दूंगा। गोबूचंद्र तुरंत दौड़ा दौड़ा झाड़ूदारों के सरदार के पास पहुंचा और आदेश दिया, तुरंत काम बंद करवाओ। झाड़ूदारों ने झाड़ू देना तो बंद कर दिया, परंतु उड़ती धूलों को किसी भी प्रकार रोका ना जा सका। गोबूचंद्र ने सिर खुजलाते हुए सोचा, धूलों को उड़ने से कैसे रोका जाए। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। झाड़ूदारों का काम बंद करवाकर उसने भिस्तियों को बुलवाया। राज्य के 2000 भिस्ती अपनी आंखें रगड़ते हुए हाजिर हुए। गोबूचंद्र ने हुक्म दिया, तुम लोग रास्ते में, मैदान में, खेत खलिहान में शीघ्र जल का छिड़काव करो। जहाँ भी मिट्टी देखोगे पानी डालकर उसे सराबोर कर देना। महाराज के पाँव में धूल का एक कण भी नहीं लगना चाहिए। आदेश पाते ही 2000 भिस्ती अपने काम में लग गए। भिस्ती भर भर कर जल लाकर हाट बाजार, पथ मैदान, खेत खलिहान सब जगह डालने लगे। देखते ही देखते नदी और तालाब के जल से सब एकाकार हो गया। लोग ठेहुने के ऊपर कपड़ों को उठाकर चलते। इस क्रम में कई लोग फिसलकर गिर पड़े एवं अपने हाथ पैर तुड़वा बैठे। अनेक लोगों के घर ढह गए। अनेक लोग आवासहीन होने लगे। बिना वर्षा के राजभवन के मुख्य द्वार पर जल हिलोरे मारने लगा। महल के भीतर शोरगुल शुरू हो गया। सारा कांड देखकर राजा चंद्रसेन ने क्रोध से कांपते कांपते गर्जना की, गोबूचंद्र। गोबूचंद्र तुरंत हाजिर हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज। राजा चंद्रसेन बोले, तुम्हें मैं सूली पर चढ़ाऊंगा, फांसी पर लटकाऊंगा। यह सब हो क्या रहा है? गोबूचंद्र ने कातर आवाज में कहा, धूल हटाने की व्यवस्था हो रही है महाराज। राजा चंद्रसेन गुस्से से थर थर कांपते हुए चिल्लाकर बोले, पूरे राज्य को पानी में डुबाकर धूल हटाने की व्यवस्था कर रहे हो? मुझे मूर्ख समझा है क्या? तुम्हें धूल बालू दूर करने को कहा था और तुम कभी धूल का तूफान खड़ा करवाते हो और कभी राज्य में बाढ़ की स्थिति ला देते हो। यही तुम्हारी मंत्री बुद्धि है। तुम्हें मैं सूली पर चढ़ाकर रहूंगा। मेरा नाम चंद्रसेन है, याद रखना। गोबूचंद्र ने हथेलियों को मसलते हुए कहा, महाराज। राजा चंद्रसेन ने हुंकार भरते हुए कहा, कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। यह सब तुरंत बंद करो। 2 दिनों के अंदर राज्य की धूलों को दूर नहीं किया तो तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। यह मेरा अंतिम हुक्म है। बोलकर राजा वहां से चले गए। गोबूचंद्र के माथे पर मानो वज्रपात हो गया। इतनी बुद्धि लगाकर 2 बेहतरीन उपाय निकाले, दोनों व्यर्थ हो गए। अब क्या उपाय है? सोच सोच कर गोबूचंद्र काफी परेशान हो रहा था। एक बार उसके मन में विचार आया कि राजा के दोनों पैर काट देने से समस्या दूर हो जाएगी। इससे राजा के पैरों में धूल लगने की समस्या ही खत्म हो जाएगी।
फिर सोचा सारे राज्य में मिट्टी के ऊपर अगर चटाई बिछा दी जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई भी बुद्धि उसे युक्ति संगत नहीं लग रही थी। सबके साथ कुछ असुविधाएं जुड़ी हुई थी। चिंता के कारण गोवूचंद्र की दशा मानो पागलों जैसी होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अंततः उसे सूली पर चढ़कर मरना ही होगा। वैसे ही पागलपन की अवस्था में उसे उसके नौकर ने खबर दी, एक गवार आदमी आपसे मिलने आया है हुजूर। गोवूचंद्र को क्रोध तो बहुत आया, परंतु कुछ सोचकर पूछा, क्या चाहता है वह? नौकर ने कहा, जी ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि मंत्री महाशय से भेंट करना चाहता हूँ। गोवूचंद्र बोला, बुलाओ देखूं तो कौन है। थोड़ी ही देर बाद फटी पुरानी पैबंद लगी कमीज पहना हुआ बेचारा सा दिखने वाला एक आदमी वहां आया और उसने गोवूचंद्र को साष्टांग प्रणाम किया। उस व्यक्ति के हाथ में एक चमड़े का टुकड़ा और कंधे पर झोला टंगा हुआ था। प्रणाम करके उठने के बाद उस आदमी ने कहा, मुझे एक बार महाराज के पास लेकर चलिए, मैं उनके पैरों में धूल ना लगने की व्यवस्था कर दूंगा। सुनते ही गोवूचंद्र उछलकर बोला, सच कह रहे हो? तब तो शीघ्र चलो मेरे साथ। गोवूचंद्र उस आदमी को साथ लेकर राजा चंद्रसेन के दरबार में उपस्थित हुआ। कान छूती हंसी के साथ बोला, महाराज समस्या का समाधान मिल गया है। यह आदमी आपके पैरों में धूल लगने नहीं देगा। उस आदमी ने राजा चंद्रसेन को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आपके पैरों में धूल नहीं लगेगी, राज्य जल में नहीं डूबेगा, धूलों के गुबार से लोग काने नहीं होंगे। मेरे पास ऐसी व्यवस्था है, यदि आप आदेश दें तो कर सकता हूँ। सिंहासन पर चौकस होकर बैठने के बाद राजा चंद्रसेन ने कहा, यदि ना कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। उस आदमी ने हंसकर कहा, जितनी बार आपकी इच्छा हो महाराज, उतनी बार मुझे सूली पर चढ़ा देना। अब कृपया करके अपने दोनों पैरों को आगे कीजिए। राजा चंद्रसेन ने अवाक होकर दोनों पैर आगे कर दिए। उस आदमी ने जमीन पर बैठकर अपने झोले से हथौड़ी, रामपी, छुरी, कांटा, सुई, धागा आदि निकाला। उसके बाद राजा चंद्रसेन के तलबों का माप लेकर कुछ ही देर में चमड़े की एक जोड़ी चप्पल बना दी। दोनों चप्पलों को राजा चंद्रसेन के पैरों में पहनाकर उस आदमी ने कहा, महाराज अब आप चलकर देखिए। राजा चंद्रसेन तुरंत सारे दरबार में, घर के बाहर, बरामदे में चहलकदमी करने लगे। बार बार पैर उठाकर देखते, नहीं, पैर में कहीं धूल तो नहीं लगी है। अंदर आकर राजा चंद्रसेन अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, बहुत अच्छी चीज बनाई है तुमने, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत तीव्र है, तुम ही मेरे मंत्री बनने के योग्य हो। मंत्री पद को हाथ से जाते देख गोवूचंद्र ने तुरंत महाराज के कान में कहा, यह बुद्धि तो मेरे मन में भी थी। यह आदमी निश्चय ही कोई जादू जानता है, अन्यथा इसे पता कैसे चला। राजा चंद्रसेन ने आंखें तैराकर गोवूचंद्र को देखा और कहा, सारे राज्य में घोषणा करवा दो, अब से सबको चमड़े की चप्पल पहननी होगी। जो मेरा आदेश नहीं मानेगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और कल से तुम चमड़े की चप्पल पहनकर राजसभा में आओगे। मंत्री गोवूचंद्र ने कहा, आपका आदेश शिरोधार्य महाराज। और इस तरह से राजा के पैरों में लगने वाली मिट्टी की समस्या दूर हुई और मंत्री गोवूचंद्र की जान बची। धन्यवाद।